तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जुडिशरी के बारे में, और जुडिशरी के अलावा हमें इसमें फेडरलिज्म भी देखना है। तो जुडिशरी में जो हम बात करते हैं तो उसमें हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। इंडियन जुडिशरी में जब बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। तो जो इंडियन जुडिशरी में जो सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो वो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। जो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल्स 124 से लेके 147 तक हम वो आर्टिकल्स देखते हैं। वो जो आर्टिकल्स है वो डील करते हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट के साथ। और जो इंडिया के पास जुडिशियल सिस्टम है, इट इज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। और जो हाई कोर्ट्स या अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, टेरिटोरियल कोर्ट्स है, वो इसकी जुरिस्डिक्शन के तहत आते हैं। तो ऑल ओवर द कंट्री जो जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट की है, और बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी अपनी स्टेट्स में, या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ये अथॉरिटी या जुरिस्डिक्शन रहती है। जुरिस्डिक्शन दैट मीन्स अथॉरिटी, पावर। और जहां तक तो इंडिया में हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, विद सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड अदर लोअर कोर्ट्स इन सीक्वेंस और इन ऑर्डर एट द बॉटम। और जहां तक ये बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोर्ट सिस्टम की, जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस किया फेडरल सुप्रीम कोर्ट को। तो फेडरल कोर्ट जो इंडिया का था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसकी वजह से फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बना था, और उस फेडरल कोर्ट को रिप्लेस किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट किया गया था 28 जनवरी 1950 को। 28th of January 1950 इंडियन सुप्रीम कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड, और इस इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस किया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, जो एस्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू 1935 में। और जहां तक बात है उस फेडरल कोर्ट और इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, वो उस फेडरल कोर्ट के मुकाबले में खासी ज्यादा है। दैट मीन्स अथॉरिटी और जो पावर है फेडरल कोर्ट का 1935 वाले एक्ट का, वो कम रहा है। जो नया सुप्रीम कोर्ट आया 28 जनवरी 1950 से, इसके पावर्स उस फेडरल कोर्ट के मुकाबले में खासे ज्यादा है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 है, आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक, वो डील करते हैं इसी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस या जुरिस्डिक्शन पावर्स और अदर प्रोसीजर्स रिलेटेड टू जुडिशरी। और जहां तक इंडियन जुडिशरी में हम देखते हैं, व्हाई डू वी नीड दिस जुडिशरी, हमें जुडिशरी की क्यों जरूरत पड़ती है। एज यू नो, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। वन इज एग्जीक्यूटिव, अनदर इज लेजिस्लेटिव, एंड थर्ड इज जुडिशरी। तो यूनियन पार्लियामेंट, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद पीएम एंड प्रेसिडेंट एज वेल, और उसके बाद जुडिशरी तीसरा ऑर्गन। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी की इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट सेटल्स डाउन द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू फाइट, मर्डर, थेफ्ट और डकैती एटसेट्रा। जो भी डिस्प्यूट्स है उनको जुडिशरी सॉल्व करती है। या जो सुप्रीम कोर्ट है, इट इज ऑलवेज एक्टिंग एज, सुप्रीम कोर्ट जो है इट ऑलवेज एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर एक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट। और अगर कोई कानून पास करते हैं अदर 2 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, आफ्टर डिलिब्रेशंस एंड डिबेट्स, वो पास करते हैं कोई कानून, लेकिन इंटरप्रेट जब जुडिशरी इसको करती है, तब उसको अगर लगे कि कानून अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट है, तो उस कानून को जुडिशरी डिक्लेयर करती है नल एंड वॉइड, और वी कैन से इनवैलिड बाय द पावर ऑफ जुडिशियल review, by the power of judicial review. That is why we need judiciary. Judiciary is important as well. और judiciary कभी कभी advisory jurisdiction इसके पास है। executive matters के मामले में जो national interest के बारे में होते हैं, public importance के बारे में होते हैं, executive matters कुछ, वहां पर judiciary कभी कभार executives को advise भी करती है। और जुडिशरी में एक रिवोल्यूशन आया है 1970s या 1980s के बाद, इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नहीं, ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, बारो हुई है ये अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से, और मेन ऑथेंटिक सोर्स जो है ये अमेरिका से ही बारो हुई है 1980 में। इसको जो जस्टिस है कृष्णा अय्यर और जस्टिस भागवती, उन दो का इसमें बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन रहता है जहां तक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो वीकर कोई वो होता है जो अपना केस अफोर्ड नहीं कर सकता, पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास कोई पावर नहीं है केस लड़ने का, तो वो घर बैठे खुद या तो वो लेटर लिख सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन किसी के लिए वो लेटर लिखते हैं जुडिशरी को, और उनको
इस लेटर के थ्रू इंसाफ मिलता है, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दैट मीन्स इसमें वो कोर्ट में आपने प्रेजेंट नहीं होना होता है। फ्रॉम द डिस्टेंस यू आर गेटिंग द जस्टिस, फ्रॉम द डिस्टेंस यू आर गेटिंग द जस्टिस। इवन अगर आप खुद नहीं कर सकते, किसी और के लिए थर्ड पर्सन भी ये कर सकता है, थर्ड पर्सन भी ये कर सकता है, कोई यूनियन भी ये कर सकता है। सिविल एक्टिविस्ट या सिविल सोसाइटी में जो एक्टिविस्ट्स होते हैं या कुछ यूनियंस होते हैं या एनजीओज होते हैं, वो भी ये काम इसी के लिए कर सकते हैं। बाय राइटिंग ए लेटर टू द जुडिशरी फॉर सीकिंग जस्टिस फॉर एनी पर्सन, जिसको भी कोई केस या कोई भी मैटर हो। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक मतलब इट ब्रॉट अ रिवोल्यूशन इन दिस जुडिशरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1980s। इसके अलावा एक और चीज़ आ गई, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। उसकी जानिब हम लेटर ऑन आएंगे, लेकिन जहाँ तक जुडिशरी की बात है, इट एक्ट्स एज द प्रोटेक्टर ऑफ द बेसिक राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो प्रोटेक्टर ऑफ द बेसिक राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, जैसे हमने कल देखा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, आर्टिकल नंबर 32, उसमें क्या होता है, इफ योर राइट्स गेट वायलेटेड, if your rights are getting snatched, you can knock the door of the court and you can attain a writ from court। जो भी रिलेटेड, वो किसी के भी रिलेटेड वो कोई रिट हो, वो रिट आपको मिलती है और आप अपना राइट हासिल कर सकते हो। तो आपको वो रिट्स भी मिलती है अंडर आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। तो जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट आल्सो इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ। इसके अलावा जुडिशरी इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, rights and interests of the weaker sections of the society, rights and interests of the women, rights and interests of the workers and bonded laborers, casual laborers, etc. That's why judiciary is important. जुडिशरी में एक और चीज आती है, दैट इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, जैसे मैंने बता दिया, इट इज इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ का जो मेन आइडिया है, इट वाज गिवन बाय A.V. Dicey, जो ब्रिटिशर है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है ऑल मेन एंड वुमेन आर इक्वल बिफोर द लॉ, ऑल मेन और वुमेन आर इक्वल बिफोर द लॉ। दस द रूल ऑफ लॉ इम्प्लाइज इक्वलिटी बिफोर लॉ। चाहे कोई आम इंसान हो, कोई VVIP हो या VIP हो, लेकिन कानून की नजर में सब लोग बराबर है। तो ये रूल ऑफ लॉ जो टर्म है, ये ब्रिटिश से बाहर हुई है, और इसका जो मेन ओरिजिनेटर है, मेन पर्सन बिहाइंड दिस वेरी टर्म इज ब्रिटिश ऑथर या थिंकर हम कह सकते हैं, A.V. Dicey, A.V. Dicey। और जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी है, क्योंकि अगर इनको जो जुडिशियल ऑफिशियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो जजेस, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के होते हैं, लेजिस्लेचर इज नॉट हैविंग एनी राइट टू डिबेट अबाउट देयर परफॉर्मेंस। लेजिस्लेचर को कोई ये राइट नहीं है कि वो इनकी परफॉर्मेंस के बारे में डिबेट या डिलिब्रेशंस करें, इनके बारे में क्वेश्चंस करें। तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इनका डेक्रम मेंटेन करना होता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, या अपने रूल्स वहां फॉलो करते हैं, या अपने रूल्स वहां बनाते हैं, फॉलो करते हैं। तो इनको मुकम्मल फ्रीडम है इन फ्रेमिंग रूल्स विद रिगार्ड टू कोर्ट प्रोसीजर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स एज वेल। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो ये जुडिशियल ऑफिशियल्स होते हैं, खासकर जो जजेस होते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट दे आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो रिटायरमेंट के बाद इनको कोई ये राइट नहीं होती है, राइट नहीं होता है कि वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई प्राइवेट प्रैक्टिस फिर करें। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, जो कंपोजिशन है सुप्रीम कोर्ट का, अगर हम आर्टिकल 124 को देखेंगे तो उसके बारे में 124 कहता है कि देयर शैल बी देयर, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट इज देयर। तो 124 के तहत वहां पर सुप्रीम कोर्ट है। तो 124 से स्टार्ट होते हैं टिल 147 तक। अगर स्टेट हाई कोर्ट्स की बात करेंगे वो 214 से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो सेंट्रल कोर्ट है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट है, वो 124 से स्टार्ट होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो इनिशियली पार्लियामेंट ने इसमें जजेस इंक्रीज किए थे, 10 जजेस इन 1956, 13 जजेस इन 1960, 17 जजेस इन 1977, 25 जजेस बनाए थे 1986 में, और 30 लास्ट टाइम 30 जजेस 2008 में इन्होंने बनाए थे। लेकिन रिसेंटली 2019 में जो इंक्रीज हुआ है ये नंबर, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, वो 34 है। तो 33 जजेस विद चीफ जस्टिस, तो ये टोटल 34 है। तो ये इंक्रीज हुआ है लास्ट टाइम नंबर 2019 में। तो इस वक्त जो कंपोजिशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उसमें 33 जजेस अलॉन्ग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये 34 है। और जहां तक
सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस है, अगर पहले चीफ जस्टिस की हम बात करेंगे वो हरिलाल जे कन्हैया थे, और जो करंट प्रेजेंट चीफ जस्टिस है वो शरद अरविंद बॉब्डे हैं। इसके अलावा जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद अदर सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट as he deems necessary। और जो चीफ जस्टिस कौन होता है, द सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो चीफ जस्टिस बन जाता है। सीनियर मोस्ट जज जो होता है वो क्या बन जाता है, वो चीफ जस्टिस बन जाता है। और जहां तक बात है क्वालिफिकेशंस की, वो आपको पता है सिटीजन होने चाहिए ये इंडिया के, और 1 या 2 हाई कोर्ट्स के कम से कम 5 सालों तक सक्सेसिव ईयर्स तक वो जज होने चाहिए हाई कोर्ट्स के, या वो 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट होने चाहिए, या वो हाई कोर्ट में 5 साल तक जज होने चाहिए, या 10 साल तक एडवोकेट होने चाहिए। और प्रेसिडेंट की निगाह में नक्ते निगाह से वो क्या होनी चाहिए, एमिनेंट जूरिस्ट, मतलब कैपेबल पर्सन, जिसको ये जो डिफरेंशिएट कर पाएगा व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, जिसको बहुत अच्छी मतलब डीप नॉलेज होगी ला की। ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन जहां तक ऑथ उनको दिलाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाता है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी पर्सन को इस चीज के लिए रख सकता है जिसके साथ ये जुडिशियल ऑफिशियल जो है ऑथ लेते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट इनको ये ऑथ दिलाता है। और जहां तक सैलरी वो है 2.8 लाख जो सैलरी है वो चीफ जस्टिस की है, और 2.5 लाख सैलरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस की है। तो 2.8 लाख जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है, 2.5 लाख जो है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस की है। और अगर हम एज की बात करेंगे तो जो रिमूविंग या रिटायरिंग एज है 65 ईयर्स फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड 62 ईयर्स फॉर हाई कोर्ट जजेस। या ये रिजाइन खुद कर सकते हैं बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या ये जो जजेस हैं दीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन 2 रीजंस होने चाहिए अगर इनको रिमूव किया जाएगा, अगर इनको प्रेसिडेंट रिमूव करता है ऑफिस से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, फॉर द 2 रीजंस। ये 2 रीजंस है, इनकैपेसिटी और प्रूविंग मिसबिहेवियर। या तो ये मिसबिहेव करते हैं, या ये इनकैपेबल होते हैं, that means they were not able to carry on their duties। और जहां तक हाई कोर्ट्स की बात है, अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करेंगे तो इंडिया में कम से कम 24, या अभी रिसेंट नया हाई कोर्ट अगर आएगा तो हैदराबाद साउथ इंडिया में आएगा तो 25 बन जाएंगे, लेकिन अभी है 24 हाई कोर्ट्स है। और जहां तक J&K हाई कोर्ट की हम बात करेंगे, जो यहाँ पर चीफ जस्टिस है वो जस्टिस गीता मित्तल है, और जो यहाँ पर परमानेंट जजेस है वो 9 है, और जो एडिशनल जजेस है वो 5 है। तो चीफ जस्टिस गीता मित्तल है, 9 परमानेंट जजेस है और 5 एडिशनल जजेस है। और जहां तक जुडिशियल रिव्यू पावर की बात है, या रिट जुरिस्डिक्शन की बात है, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स रहते हैं वो किस किस आर्टिकल के तहत रहते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये बात आप याद रखेंगे जब आप आर्टिकल 124 से 147 तक ये देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल्स, तो उसी दौरान आप हाई कोर्ट्स के लिए 214 आर्टिकल से देखेंगे, 214 आर्टिकल से देखेंगे। और जहां तक आर्टिकल 124 की बात थी, तो उसके मुताबिक क्या होता है, एस्टैब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसके मुताबिक होता है। अगर उसमें मैं जो भी इसमें 124 से लेके 147 तक जो भी आर्टिकल्स आते हैं मैं इंपॉर्टेंट वाले बताता हूँ। जैसे 124 है, इसके मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपने करना है। 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स 129 के तहत। फिर 130 में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यू दिल्ली में है, बट इट कैन होल्ड इट्स मीटिंग्स एनीवेयर इन द कंट्री, लेकिन जो सीट है वो न्यू दिल्ली में है, आर्टिकल 130। और 131 के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पावर स्टार्ट होते हैं। 131 में इसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, अगर कोई डिस्प्यूट होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन स्टेट्स वर्सेस अदर स्टेट्स, बिटवीन फ्यू स्टेट्स एंड अदर स्टेट्स प्लस सेंटर, तो सेंटर स्टेट्स या स्टेट्स के आपस में बीच में, या एक साइड से सेंटर और स्टेट और दूसरी साइड से कुछ स्टेट्स, या स्टेट्स के आपस में,
या स्टेट वर्सेस सेंटर के बारे में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो आते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 में। इसके बाद आर्टिकल 132 आता है, उसमें एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन आती है, लेकिन एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है ये अपील्स होते हैं हाई कोर्ट्स की सर्टन केसेस में, तो ये आर्टिकल 132 है। लेकिन 133 में जो 131 में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, 132 में एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन इन सर्टेन केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट्स, इसी तरह एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन 133 में भी इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स इन रिगार्ड टू सिविल केसेस या सिविल मैटर्स। तो सिविल मैटर्स आते हैं 133 में और 134 में आते हैं क्रिमिनल मैटर्स। 134 में आते हैं क्रिमिनल मैटर्स। और स्पेशल लीव जो है, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट आती है 136 में, और 137 में आता है जुडिशियल रिव्यू, यानी रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ द ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो रिव्यू पावर या रिव्यू जुरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की है वो आर्टिकल 137 में आती है। इसके अलावा जो सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन है, मतलब ऑल ओवर द कंट्री जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन है वो बाउंड है सारे कोर्ट्स के अंडर। दैट मीन इसकी जो सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द कंट्री। वो जो बाइंडिंग जुरिसडिक्शन या सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन है वो आर्टिकल 141 के तहत आती है, और 143 के तहत आती है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट आता है आर्टिकल नंबर 143 में। अदरवाइज जो रहे फिर रिट, तो ये जो जुडिशियल रिव्यू पावर आता है वो आर्टिकल 137 में आता है, लेकिन जो रिट जुरिसडिक्शन है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में है, और हाई कोर्ट्स के रिलेटेड ये आर्टिकल नंबर 226 में आता है। तो ये कुछ पावर्स थे सुप्रीम कोर्ट के, चाहे एपिलेट या ओरिजिनल जुरिसडिक्शन थी, एपिलेट जुरिसडिक्शन थी, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन थी। तो इसके बाद एक और चीज आती है, वो है सुप्रीम कोर्ट का जो पावर होता है वो होता है जुडिशियल रिव्यू। लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू कहाँ से आ गए? इंडिया ने ये भी बारो किया, कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो इट वाज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन जो चीफ जस्टिस है, इट वाज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन चीफ जस्टिस मार्शल 1803 में उन्होंने इन्वेंट किया। एक केस चल रहा था मार्बेरी वर्सेस मेडिसन के केस में 1803 में मार्शल ने ये टर्म इन्वेंट की, जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू का मकसद क्या होता है? पावर ऑफ जुडिशरी थ्रू विच एनी लॉ, जो भी होता है, कोई कानून पास करते हैं टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, कोई पास करते हैं कोई कानून, लेकिन वो जुडिशरी की नजर में क्या होता है? वो होता है इनवैलिड या अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जो कानून होता है उसको इनवैलिड करार देती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देती है सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी, वो होता है जुडिशियल रिव्यू करना किसी ऑर्डर को, किसी लॉ को, किसी एक्ट को, किसी डिसीजन को पास बाय द अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि वो क्या होता है? वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट होता है, तो उसको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हैं। एक तो उसको एक ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हैं, और दूसरा वो इनवैलिड होता है, तो नल एंड वाइड होता है। तो वो होता है जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इंडिया ने ये बारो किया कहाँ से? इंडिया ने बारो किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और जुडिशियल रिव्यू को इन्वेंट किया था जस्टिस मार्शल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन 1803 में। उनका जो केस चल रहा था मार्बरी वर्सेस मैडिसन का। उसके बाद यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म की बात आती है, और जो जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट है, जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट भी डेवलप हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स से। और सबसे पहले इसको क्वाइन किया था 1947 में आर्थर शेल्सिंगर जूनियर ने, एक अमेरिकन हिस्टोरियन और एजुकेटर होता है वो आर्थर शेल्सिंगर जूनियर। 1947 में जुडिशियल एक्टिविज्म को वो इन्वेंट करता है। कंसेप्ट जो ओरिजिनेट हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स से हुआ है, और द पर्सन बिहाइंड दिस वेरी टर्म वाज इन 1947 आर्थर शेल्सिंगर जूनियर। एक अमेरिकन एजुकेटर और हिस्टोरियन होता है वो। लेकिन इंडिया में जहां तक जुडिशियल एक्टिविज्म की बात है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मिड 1970s। हम कह सकते हैं मिड 1970s में, 1974, 75, 76 जो भी है, तो मिड 1970s में इंडिया में ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म टर्म है ये इंट्रोड्यूस हुई है। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड 4 जजेस का यहाँ पर क्रेडिट रहता है, क्रेडिट दिया जाता है। उसमें जस्टिस कृष्ण अय्यर, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस चन्नापा रेड्डी और जस्टिस डी ए देसाई।
तो जस्टिस डी ए देसाई, जस्टिस चन्नाप्पा रेड्डी, जस्टिस भगवती और जस्टिस अय्यर, उनका ये कंट्रीब्यूशन रहता है जहां तक जुडिशियल एक्टिविज्म को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की बात है, इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की बात है। और जहां तक जुडिशियल एक्टिविज्म की बात है, तो बेसिकली ये कौन सा कंसेप्ट है? बेसिकली इट इज अ कंसेप्ट दैट ओरिजिनेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके मुताबिक क्या होता है? जुडिशियल एक्टिविज्म जो ये है, इट इज अ पावर बाय विच, ये वो पावर होता है बाय विच द जुडिशरी डिटरमाइन्स द अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्डर्स। It is the power by which judiciary determines the unconstitutionality of the legislative and executive orders. Unconstitutionality of executive and legislative orders. तो ये थोड़ा सा यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना है। कौन सा क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना है? कोई ऑर्डर, किनका? एग्जीक्यूटिव्स या लेजिस्लेटिव्स का। तो जो फिनोमेनन है जुडिशियल एक्टिविज्म का, इट हैज रिजल्टेड बिकॉज ऑफ इनएक्शन। ये वजूद में क्यों आया? बिकॉज ऑफ इनएक्शन और ओवर एक्शन ऑफ द अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। या तो वो एक्ट नहीं करते थे अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, या वो ओवर एक्ट करते थे, रिएक्ट करते थे। मतलब वो सूटेबली या जो मोरालिटी थी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो जुडिशियल एक्टिविज्म वजूद में आया। जुडिशरी को जुडिशियल एक्टिविज्म इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? ये वो पावर है बाय विच judiciary determines the unconstitutionality of executive and legislative orders, या जो phenomenon है judicial activism का, it has resulted, it came into force because of the inaction or overaction of the other two organs of the government। या तो वो एक्ट नहीं करते थे या हद से ज्यादा वो एक्ट करते थे, उसमें कोई पर्सनल ये भी हो सकता था उस ऑर्डर में, तो उसके खिलाफ ये जुडिशियल एक्टिविज्म आ गया। और जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए जो ये 4 जस्टिस के नाम बता दिए मैंने, इसमें जो ज्यादा रोल रहता है वो पीएन भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर का रहता है। और यही 2 जस्टिस है जिनका रोल पीआईएल के भी रहता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए भी रहता है। और जो काजेस बन जाते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के, वो क्या होते हैं? जैसे डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी। पॉलिटिकल मोरालिटी कुछ स्टैंडर्ड्स जो है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के, वो डिक्लाइन हो रहे थे, वो मोरालिटी कहीं नहीं रहती थी। तो उसकी वजह से क्या होता था? वो मोरालिटी जब खत्म होती है, दैट लीड्स टू इरोजन ऑफ सिस्टमेटिक क्रेडिबिलिटी। तो क्रेडिबिलिटी जो एक सिस्टम की होती है वो खत्म हो जाती है। जब मोरालिटी खत्म होती है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव की, तो सिस्टम की, जो पूरे कंट्री का जो सिस्टम होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। देन इट नीड्स करेक्टिवनेस, एंड दिस करेक्टिवनेस टेक्स प्लेस ओनली व्हेन देयर इज जुडिशियल एक्टिविज्म, इसके अलावा जो ये एक्टिविस्ट्स है जुडिशियल एक्टिविज्म के, बहुत सारे एक्टिविस्ट्स है इसके, ट्रेड, चाहे वो यूनियंस है, एनजीओस है, या बाकी वॉलंटियर्स है जो इसके एक्टिविस्ट्स है जुडिशियल एक्टिविज्म के। ये जो इनको हम कह सकते हैं एडवोकेट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। दे से दैट इट इज मेंट टू रिटेन डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, इट इज मेंट टू रिटेन डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी एंड इट इज मेंट टू मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, इसको मेंटेन करने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म जरूरी है। सो दैट टू ब्रिंग अबाउट अ बेटर कल्चर ऑफ गवर्नेंस, to bring about a better culture of governance and to enrich the citizen government interface। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, जैसे सिस्टम की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है जब मोरालिटी नहीं रहती है, सो इट नीड्स करेक्टिवनेस, सो जुडिशियल एक्टिविज्म इज देयर एंड आल्सो इट इज देयर बिकॉज अदर 2 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो थे वो या तो इनएक्ट करते थे, एक्ट नहीं करते थे, या अगर वो एक्ट करते थे दैट वाज ओवर एक्ट। उसके बाद एक और चीज आती है, वो होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जहां तक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसके बारे में जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, तो कुछ का ख्याल है कि ये ऑस्ट्रेलिया से बाहर हुई है और कुछ कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर हुई है, लेकिन मोस्टली जो ऑथेंटिक सोर्स है ये खासकर यूनाइटेड स्टेट्स से ही ओरिजिनेट हुई है। और इसके लिए भी जो क्रेडिट जाता है वो जाता है जस्टिस अय्यर और जस्टिस भगवती को। अगर जुडिशियल एक्टिविज्म 1947 में आई थी, लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये खुद यूनाइटेड स्टेट्स में 1916 में आई थी। 1960 में आई थी, 1960। और इसका जो मकसद है, इसमें जो एड आता है, लीगल सर्विसेज या लीगल एड देना है टू द पुअर, टू द एनवायरमेंटलिस्ट, टू द कंज्यूमर्स, टू द वीकर या टू द नीडी, जिसको जरूरत होगी, जो एफर्ड नहीं कर सकते थे। और जहां तक इंडिया में बात है,
in India, the public interest litigation जो product है, it is basically the product of judicial activism. It is basically the product of judicial activism role of the Supreme Court. जो judicial activism आ गया है, उसकी वजह से ही public interest litigation वजूद में आई। और ये अगर judicial activism इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया मिड 70s में, तो अर्ली 80s में जो ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अर्ली 80s में, अर्ली 1980s में, ऑलमोस्ट 1982 में इंडिया ने इंट्रोड्यूस की। और इसके लिए क्रेडिट दिया जाता है जस्टिस कृष्णा अय्यर को और जस्टिस पीएन भगवती को। उनको कहा जाता है दे वर द पायोनियर्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के और भी नाम है, जैसे इसको SAL यानी सोशल एक्शन लिटिगेशन, SAL सोशल एक्शन लिटिगेशन कहा जाता है। SIL सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, सोशल एक्शन लिटिगेशन या सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, या CAL क्लास एक्शन लिटिगेशन, क्लास एक्शन लिटिगेशन। तो तीन नाम है इसके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के। वन इज सोशल एक्ट लिटिगेशन, सोशल एक्शन लिटिगेशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, या क्लास एक्शन लिटिगेशन, क्लास एक्शन लिटिगेशन। जहां तक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात है, जो प्रोविजंस है इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, तो इसके लिए भी जो दो जजेस है जिनको क्रेडिट जाता है, वन इज PN भगवती, अनदर इज कृष्णा अय्यर। और ये जो अंडर PIL प्रोविजन है, पीपल कैन ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन। पीपल क्या कर सकते हैं इसमें, मैंने आपको बता दिया। जो एफर्ट नहीं कर सकते वो खुद लेटर लिख सकते हैं। अगर वो खुद ये नहीं लिख सकते, कोई और भी किसी और के लिए विदाउट इन्फॉर्मिंग द पर्सन जिसके लिए लेटर लिखनी है, उसके बगैर भी हम ये लेटर लिख सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी, कोई यूनियन, कोई NGO, कोई सिविल एक्टिविस्ट, कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो ये लेटर लिख सकते हैं टू द जुडिशरी इन ऑर्डर टू सीक जस्टिस फॉर द नीडी, इन ऑर्डर टू सीक जस्टिस फॉर द नीडी। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में होता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से हम कह सकते हैं इसकी वजह से एक रिवोल्यूशन आ गया इंडियन जुडिशरी में। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत जब ये जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इनके लिए जब ये कोई थर्ड पार्टी लेटर लिखती है, तो उसमें ज्यादातर वीकर सेक्शंस आते हैं, चाहे वो लेबर्स हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, या जो इलीगल डिटेंशन होगा किसी का उसके बारे में हो। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से भी मतलब घर बैठे यू कैन सीक जस्टिस, घर बैठे यू कैन सीक जस्टिस व्हाइल सिटिंग इन योर हाउस होल्ड, तो बाय सिंपली राइटिंग अ लेटर टू द कोर्ट। और जहां तक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात है, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से एनलार्ज हुआ है स्कोप ऑफ रिट जुरिसडिक्शन। जो रिट जुरिसडिक्शन है आर्टिकल 32, जो आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से, उसका जो आर्टिकल 32 का जो स्कोप है वो खासा इंक्रीज हुआ है, खासा डीप हुआ है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। और पब्लिक इंटरेस्ट, वो कहते हैं ना, जब वो सारे उनके टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाते हैं, तब उनको एक आखिरी होप रहती है। और जुडिशरी में अगर आपकी कोई आखिरी होप रहेगी, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बिकॉज इट इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ कंट्री, ऑफ सिटीजंस ऑफ द कंट्री। तो लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द सिटीजंस ऑफ द कंट्री ये public interest litigation है। It widened the scope of the Article 32 of the Indian Constitution. It offers help to the weaker sections of the society who have no other means for remedy. तो weaker sections of the society कोई help seek करती हैं जिनका कोई और means नहीं होता है remedy का। And it is also a challenge and opportunity to the government. ये एक challenge भी होता है government को और एक मौका भी होता है government को और इनके officers को to make basic human rights meaningful, to make basic human rights meaningful. तो ये कुछ अहम चीजें थी जुडिशरी के बारे में। और जुडिशरी में ये रिवोल्यूशन हुआ है, एक तो पहले जुडिशियल एक्टिविज्म से, और उसके बाद धीरे धीरे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इंडियन जुडिशरी के बारे में थी। और इसके बाद जो एक और टर्म आती है वो है फेडरलिज्म, वो है फेडरलिज्म। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने जाना होगा, आपको ये पता होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी एज वेल एज फेडरल। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये फेडरेशन टर्म कहीं यूज नहीं हुई है। लेकिन आप लोगों को